Hello and welcome to Vimochana Edu. This is the series of Geography Optional and we are doing Population Geography which is module 7 of our series. This is the continuation of our last class जहाँ पर हम लोगों ने इस मॉड्यूल का पार्ट ए स्टार्ट किया था जिसके अंदर हम लोग पॉपुलेशन डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम लोगों ने पॉपुलेशन थ्योरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें हम लोग माल्थुसियन थ्योरीज को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब माल्थुसियन थ्योरीज का हम लोगों ने पूरा का पूरा बेसिक वगैरह देख लिया था, लेकिन हम आज एक स्टेप और ऊपर जाने वाले हैं जिसके अंदर हम लोग नियो माल्थुसियन थ्योरीज के बारे में देखेंगे कि भाई नियो माल्थुस मतलब नए टाइप की जो माल्थुस को वो सपोर्ट भी करते हैं और कुछ ने अपना टच भी दे दिया है। इसको दूसरी भाषा में हम लोग नियो माल्थुसियन एनवायरमेंटल थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियो माल्थुसियन एनवायरमेंटल थ्योरी। समझ में ही नहीं वाली बात है ना? अपने अपने नोट्स में ये चीज़ लिखते जाना। दूसरी चीज़ आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एग्जाम में एक बार आ चुका है, इसीलिए मैं इसको डीपली डिस्कस करवा रहा हूँ, नहीं तो कोई नहीं करवाता। ठीक है, हम लोग जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज देख रहे थे उसके अंदर मैंने आप लोगों को 4 टाइप की थ्योरीज बताई थी, जिसमें से हम लोग आज सोशल एंड इकोनॉमिक थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। और आप बोलोगे कि सर वो बाकी की 2 नहीं करेंगे। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि उसको स्पेशल करेंगे ना अलग तरीके से। आई बात समझ में? है ना? तो अपन लोग क्या करेंगे? सोशल इकोनॉमिक थ्योरीज करेंगे पूरा एग्जाम बेस्ड। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को फुल 100% एग्जाम बेस्ड नोट करवाऊंगा और मैं आप लोगों को कोई भी ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। भाई क्या जरूरत है आप लोगों को पीएचडी करने की? सिर्फ आप लोगों को एग्जाम के अंदर मोर देन 300 मार्क्स लेके आने हैं और आप कितनी भी प्रिपरेशन कर लो, आपके 400 या 450 तो मार्क्स आने नहीं वाले हैं किसी भी एग्जाम इस एग्जाम के अंदर। तो मोर देन 300 की आप तैयारी करो, आपके 100% आने ही आने वाले हैं और हमारे नोट्स भी उसी तरीके से चलेंगे। तो ये जो है क्लास 2A है। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बोला था कि भाई मैं आज आप लोगों को कुछ ज़्यादा लोड नहीं देना चाहता, इसीलिए क्योंकि ये मैं एक क्लास में कंप्लीट कर देता हूँ माल्थुसियन थ्योरी के साथ नियो माल्थुसियन थ्योरी और सोशल इकोनॉमिक थ्योरी, इसीलिए ये सिर्फ एक ही अपना पार्ट बन जाएगा। टॉपिक तो अपना पार्ट ए का टॉपिक चल ही रहा है। स्टार्ट करें अपन लोग, है ना? चलो सिलेबस देख लो। सिलेबस के अंदर हम लोगों ने पेपर नंबर 1 के अंदर जो चैप्टर्स देखोगे, जो पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी वाला चैप्टर है उसके अंदर हम लोग पॉपुलेशन थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं आज। ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ये सब किसका पार्ट है? ये अपना पॉपुलेशन ज्योग्राफी का पार्ट है। ठीक है, जो हम लोगों का मॉड्यूल 7 है, ये दिमाग में रखना। आई बात समझ में? ये सब चीजें आप लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो है मॉडल्स एंड थ्योरीज के अंदर भी अपन लोगों को माल्थुसियन, मार्क्सियन एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल देखना है। और आप लोगों को मैं बता ही चुका था कल भी कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर नंबर 2 में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जिसके अंदर हम लोग कल्चरल सेटिंग वाला पोर्सन जो है ना, उसके अंदर आप लोगों को मिल जाएगा, कुछ हम लोगों के कंटेम्प्रेरी इशूज में भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जो हम लोग अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो पॉपुलेशन थ्योरीज कर रहे हैं, माल्थुसियन, मार्क्सियन एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो माल्थुसियन वाला जो आज कंप्लीट हो जाएगा, फिर मार्क्सियन और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बचेगा। पीवाईक्यू देख लो हम लोग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये चीज है। देखो 2008 में सीधा सीधा बात है, सोशल एंड इकोनॉमिक थ्योरीज पूछ ली गई थी डायरेक्ट। अब बताओ, ऊपर से 60 मार्क्स का, दैट मीन्स आज के हिसाब से 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसका मतलब आप लोगों को 4 पेजेस लिखने थे। अगर मैं सिर्फ आप लोगों को पैराग्राफ बनवा के छुड़वा देता तो भाई प्रॉब्लम हो जाती ना एग्जाम के अंदर, अगर दोबारा से आ जाता, अगर प्रॉब्लम हो जाती। इसीलिए मैं ये चीज क्या करूंगा, इसके नोट्स बनवाऊंगा, जिससे आप लोगों को अगर एग्जाम में फ्यूचर में भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हो सकता है। भाई देखो मैं बताऊं ना, इस आप जो क्वेश्चन आएंगे ना, आप लोगों को पता है पूरा का पूरा लिंक्ड क्वेश्चन आते हैं। दैट मीन्स अभी ये जो क्वेश्चन आएंगे ना, चाहे अपना माल्थुसियन थ्योरी देख लो, चाहे मार्क्सियन देख लो, चाहे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन देख लो, सबका किसी ना किसी का लिंक आप लोगों का एनवायरमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या आज की जितनी भी सिचुएशन होंगी ना उससे मिलके आएंगी। आई बात समझ में? देखो अब नियो माल्थुसियन क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि देखो नियो माल्थुसियन का क्वेश्चन आ गया। इसके बाद माल्थुसियन थ्योरी हैज बीन डिस्क्रेडिटेड इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स, ये पूछ लिया गया है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसके अंदर सोशल एंड इकोनॉमिक थ्योरीज पूछ ली है, तो इसका मतलब नियो माल्थुसियन थ्योरी का हमेशा डिस्कस अपन लोगों को करना ही होता। आई बात समझ में? तो जो जहां से मैंने कल खत्म किया था अपन वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, माल्थुसियन थ्योरीज मैंने कंप्लीट किया था, मैंने बोला था यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट करें हम लोग। ठीक है, देखो
थोड़ा सा रिकैप देख लो। माल्थुसियन थ्योरी क्या था? पूरा का पूरा माल्थुसियन थ्योरी ये था कि वो पूरा का पूरा एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड रह रहे थे। बोल रहे थे कि भाई जो ह्यूमन का जो सर्वाइवल है ना, पूरा का पूरा एनवायरमेंट के ऊपर बसा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को जो ह्यूमन का जो ग्रोथ हो रही है ना, वो हम लोगों की जियोमेट्रिक तरीके से हो रही है। दैट मीन्स 1 2 4 6 है ना, 12 24 इस तरीके से अपनी ग्रोथ हो रही है। लेकिन जो प्रोडक्शन की जो ग्रोथ हो रही है वो कैसी हो रही है अपनी? 1 2 3 डॉट 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 इस तरीके से हो रही है। आई बात समझ में? तो इनने बोला कि अगर इस तरीके से ग्रोथ होगी तो हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। दैट मीन्स एक सोसाइटी का सर्वाइवल किस पे डिपेंड कर रहा था? पूरा का पूरा एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता। लेकिन धीरे धीरे कुछ थिंकर्स आए, उन्होंने बोला, कोई बोलता है कि भाई जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा पावर होगी। फिर जैसे ही वॉर्स होने लगे, लेट 18th सेंचुरी आने लगी, उस टाइम पे बोलने लगे नहीं यार, अगर ज्यादा ज्यादा पॉपुलेशन हुई तो क्या होगा भाई? हम लोग भूखे मर जाएंगे। तो इन तरीके से मतलब आपस में वो बातें होने लगी। फिर एक ऑप्टिमम पॉपुलेशन वाली बात होने लगी कि भाई नहीं, पॉपुलेशन ना ज्यादा अच्छी लगती है ना कम अच्छी लगती है ना। समझ में आई ना ये वाली बात? नाउ अब हम न्यू माल्थुसियन थ्योरी के बारे में करते हैं। चलो, न्यू माल्थुसियन थ्योरी 20th सेंचुरी में री इंटरप्रिटेशन हुआ था किसका? माल्थुस का, बाय द इन्वायरमेंटल इकोनॉमिस्ट एंड दी जोग्राफर। जो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिस्ट थे और जो जोग्राफर्स थे ना, उनने इस माल्थुसियन थ्योरी माल्थस के द्वारा दी गई थ्योरी का क्या किया? री इंटरप्रिटेशन किया। रिएक्शन टू द 20th सेंचुरी कंसर्न पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्या भाई? सीधी सीधी बात है, आपको पता है 20th सेंचुरी में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, फूड शॉर्टेज हुआ, एनवायरमेंटल क्राइसिस आने लगी। तो ऑब्वियस सी बात है इन चीजों का रिएक्ट तो करेगा ना। इसीलिए ये न्यू माल्थुसियन थ्योरी के आना स्टार्ट हुआ। भाई कौन कौन थे जो इंपोर्टेंट जो थे? देखो, एक तो नाम याद रख लो आप, ग्रेट हेर्डिन। 1964 में इनने क्या किया था? एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स। ठीक है, जो कॉमन आदमी है उसकी ट्रेजेडी। ठीक है, किसने लिखा था? हार्डिन ने। अगर नाम याद नहीं हो रहा हो तो सिर्फ जी हार्डिन लिख देना, बहुत ज्यादा फेमस नाम है। ठीक है, आई बात समझ में? लेकिन याद रखना इनके नाम कम से कम एक तो नाम अपने में याद रखना। अब जब एग्जाम के अंदर लिखोगे ना तो बहुत जरूरी होता है। ठीक है, दूसरा है एचरलिच। ठीक है, 1968 में पॉपुलेशन बॉम्ब के बारे का लिखा था इनने। आई बात समझ में? तो ये तो केवल मैंने ये बताया कि कहाँ से आया, होते क्या वो सब बताऊंगा। पहले ये समझो कि माल्थुसियन थ्योरी और नियो माल्थुसियन थ्योरी में सिंपल सा डिफरेंस क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं। भाई सबसे पहले आपको पता है कि माल्थुसियन थ्योरी 18th सेंचुरी में आई और ये 20th सेंचुरी में आई नियो माल्थुसियन। नियो मतलब न्यू। ठीक है, फोकस किस पर था? भाई माल्थुसियन थ्योरी हमेशा फूड सप्लाई लिमिटेशन पर फोकस रखते थे कि भाई फूड सप्लाई तो लिमिट रहेगी लेकिन हम लोगों की ग्रोथ बढ़ेगी, कम बढ़ जाएगी। लेकिन नियो माल्थुसियन ने केवल फूड पर नहीं, इन्हें रिसोर्स और इन्वायरमेंटल लिमिटेशंस पे भी दिमाग में रखा कि भाई इन्वायरमेंट की तो कुछ लिमिटेशंस होगी, रिसोर्सेज की भी तो लिमिटेशंस होगी। इसीलिए ये पूरा का पूरा थोड़ा सा अलग और ज्यादा हट गया। कंट्रोल कितना था भाई? पहली बात तो मोरल रिस्ट्रेंट से कंट्रोल हुआ करता था। आप लोगों को अगर याद हो तो ठीक है, जो लोग पहली बार मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज ये वाला वीडियो और माल्थुसियन थ्योरी वाला वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, नेक्स्ट इज नियो माल्थुसियन में कंट्रोल किस चीज का था भाई? टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिसी बेस्ड। देखो क्या था, माल्थुसियन ने बोल दिया था कि भाई मोरल रिस्ट्रेंट लगाओ अपनी कंट्रोल करने के लिए। लेकिन नियो माल्थुसियन में थोड़ा सा और अपडेशन हो गया, बोला टेक्नोलॉजीज भी तो आ रही हैं, अच्छी खासी अपना ग्रोथ बढ़ा सकते हो या फिर अपने आप की पॉपुलेशन भी कंट्रोल कर सकते हो पॉलिसी बेस्ड पे, है ना। आउटलुक क्या है भाई? डिटर्मिनिस्टिक आउटलुक था ये। भाई अपन डिटरमाइन करते थे कि भाई जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज्यादा अच्छा, है ना, या फिर अपन लोग होप करते थे। दूसरा डिटर्मिनिस्टिक, साथ में डिटर्मिनिस्टिक का मतलब हो गया आप लोगों का, मैंने आप लोगों को बताया ना इन्वायरमेंटलिज्म। तो इन्वायरमेंट में अपन लोग क्या करते थे? इन्वायरमेंट अपन को डिटरमाइन कर देता था कि भाई आप लोगों की पॉपुलेशन बढ़ेगी या कम होगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों की फूड पे डिपेंड कर रहे थे अपन लोग। आई बात समझ में? इसमें क्या है? प्रिवेंटिव एंड सस्टेनेबल, मतलब प्रिवेंटिव भी हो सकता था और सस्टेनेबल भी हो सकता था। नेक्स्ट इज ज्योग्राफिकल व्यू कैसा होगा? मैन जो है एक पैसिव टू द नेचर, पैसिव एलिमेंट है नेचर के लिए, क्योंकि नेचर सब कुछ करेगा, मैन के हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन नियो माल्थुसियन, तभी तो इसमें प्रिवेंटिव वाली बात कर रहे हैं ना, इसमें क्या बोला कि मैन जो है एक्टिव मैनेजर है इन्वायरमेंट का। मतलब इन्वायरमेंट आप लोगों को क्या देगी? चॉइस देगी, आपको मैनेज करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से होगा। आई बात समझ में? एग्जाम्पल देख लो, यूरोप का प्री इंडस्ट्रियल एरा, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन कम हुआ था ना तब। फिर डेवलपिंग वर्ल्ड जो होने लगा था, न्यू माल्थुसियन तब आया था। क्यों? क्योंकि अब पता चल गया था कि भाई नहीं यार, इकोनॉमी में भी डिपेंड करता है, हम लोग अगर जितना ज्यादा अच्छा होगा उस हिसाब से होगा।
किस तरीके से हम कंट्रोल कर लेंगे, क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनिस्टिक से चेंज होकर हम लोग प्रिवेंटिव और सस्टेनेबल पे आने लगे थे। आई बात समझ में, है ना? नाउ डिफरेंस फ्रॉम द क्लासिकल माल्थुसियन, बिल्कुल क्या डिफरेंस है, वही की वही है। समझ में आई ना? क्यों लिखवाया मैंने? क्योंकि भाई आप लोगों को याद करने के लिए चाहिए, वही की वही चीज है। नॉर्मली याद रखना, मैंने सेम की सेम चीज अलग अलग लैंग्वेज में लिखी है, क्यों? क्योंकि हम लोग एग्जाम बेस्ड तैयारी कर रहे हैं। आई बात समझ में? देखो वही चीज है, पीरियड 18 सेंचुरी, फूड सप्लाई, मोरल रिस्ट्रेंट लोकल और नेशनल स्केल पे होती है, और ये ग्लोबल स्केल पे था। व्यू पॉइंट डिटर्मिनिस्टिक है, प्रिवेंटिव एंड मैनेजमेंट है, फिलोसफी मोरल पैसिविज्म, और इसमें इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। आई बात समझ में, है ना? कोई बात नहीं है। अगर आप लोगों को नोट्स में लिखना है तो सिर्फ आप लोग ये दो चीजें आप लोग अपने अपने कर सकते हो। आ गई बात समझ में? उसके अंदर जोड़ देना, ये वाले के अंदर, इसके अंदर। आई बात समझ में? चालू कर, बढ़े आगे जाओ। कोर आइडिया क्या है भाई? देखो न्यू डिटर्मिनिज्म इतने देर से बोल रहा हूँ, तो इसका कोई ना कोई तो कोर आइडिया होगा ना, तभी तो अपन न्यू डिटर्मिनिज्म की बात कर रहे हैं। देखो अभी तक क्या था, माल्थस ने क्या बोला था कि भाई आप लोगों की जो पॉपुलेशन जो प्रेशर होगा ना, वो फूड पर इफेक्ट करेगा सबसे ज्यादा। लेकिन न्यू डिटर्मिनिज्म ने बोला कि नहीं, पॉपुलेशन प्रेशर केवल फूड पर ही नहीं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी करता है। अगर पॉपुलेशन प्रेशर इंक्रीज होगा तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होगा। ठीक है, इस मतलब ये क्या हो गया, डिफॉरेस्टेशन होगा, इससे पॉल्यूशन होगा, सॉइल इरोजन होगी। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उससे ज्यादा ये प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी। दूसरी बात, ओवर पॉपुलेशन, जब नंबर लिखते हैं ना, मैं बताता रहता हूँ बस। ओवर पॉपुलेशन से अगर हो गया तो क्या हो जाएगा भाई, ओवर पॉपुलेशन होगी तो पॉवर्टी ट्रैप आ जाएगा। मतलब जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा पॉवर्टी आ सकती है। जैसे पॉवर्टी एंड फर्टिलिटी रीइंफोर्स ईच अदर, ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स करेंगे। नेक्स्ट इज एडवोकेसी फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल, एडवोकेसी फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल, इससे क्या होगा, फैमिली प्लानिंग करोगे, है ना, कंट्रासेप्शंस लोगे, अवेयरनेस फैलाओगे, विमेंस एम्पावरमेंट करोगे। तो इस तरीके ये कोर आइडियाज है न्यू डिटर्मिनिज्म के, याद है ना? उसमें अपन लोगों ने नेचुरलाइजेशन के बारे में बात करी थी, इसमें अपन अवेयरनेस भी दे रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट की भी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज रिसोर्स लिमिट्स आर इकोलॉजिकल नॉट एग्रीकल्चरल। याद रखना, अभी तक अपन क्या कर रहे थे, जो फूड पे बात कर रहे थे ना कि एग्रीकल्चरल लिमिट है, लेकिन इनने बोल दिया कि रिसोर्स की जो लिमिट है ना वो इकोलॉजिकल लिमिट है, एग्रीकल्चरल लिमिट नहीं है। इससे हम लोगों का नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो इसके अंदर आते हैं, जैसे एनर्जी, मिनरल्स। पहले क्या था, केवल और केवल फूड को इनने इंक्लूड किया था, माल्थस ने, माल्थस बोल सकते हो, माल्थुस बोल सकते हो, ठीक है। अब क्या कर दिया, इन लोगों ने इंक्लूड कर लिया है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे एनर्जी, मिनरल्स। आई बात समझ में? नेक्स्ट इज ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फोकस की अगर बात करूं तो अवॉइडिंग इकोलॉजिकल कोलैप्स, इसमें क्या कर रहे हैं अपन लोग, अवॉइड कर रहे हैं इकोलॉजिकल कोलैप्स को। जैसे मीडोज एल ने बोला था लिमिट टू ग्रोथ मॉडल, ठीक है। अब लिमिट टू ग्रोथ मॉडल में क्या होगा, मैं आप लोगों को जब लिमिट टू ग्रोथ मॉडल पढ़ाऊंगा तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब ये तो बस इसको लिख लो, क्योंकि जैसे आप लोगों की ज्योग्राफी कंप्लीट है, आप लोगों को पैसे पता होगा, तो कम से कम ये तो करोगे कि मेंशन तो करके आओगे एग्जाम के अंदर, इसीलिए ये पॉइंट्स लिख लो। आ गई बात समझ में, है ना? पॉपुलेशन प्रेशर इंक्रीज होगा तो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन होगा, ओवर पॉपुलेशन होगा तो पॉवर्टी ट्रैप बढ़ेगी। एडवोकेसी करोगे पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, रिसोर्स लिमिट है तो वो क्या है, इकोलॉजिकल है ना कि एग्रीकल्चरल है। ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी पर अपन फोकस करेंगे, जिससे अपन लोग अवॉइड कर रहे हैं इकोलॉजिकल कोलैप्स को, है ना? आ गई बात समझ में? ये थिंकर का नाम है मीडो एटेल, ठीक है, मीडोस एटेल, ये थिंकर का नाम है, याद रखना। चलो अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर हैं जो उसके में लिखना है। एक तो वही जी हार्डिन, ठीक है, इनने क्या किया, ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स लिखा था इनने, इनमें बोला था अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रॉय शेयर्ड रिसोर्सेज। क्या होता है, अगर पॉपुलेशन कंट्रोल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर पॉपुलेशन अनकंट्रोल्ड हो जाएगी तो शेयर्ड रिसोर्सेज जो होंगे वो पूरे के पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। भाई किसको रोकोगे, किसको कंट्रोल करोगे? आज के टाइम पे मूव कंट्रोल नहीं हो रही है नॉर्मली, ठीक है। आपने देखा होगा स्टाइपेंड लाइफ की लाइक सिचुएशन हो जाती है तो उससे दिक्कत ही है ना, भीड़ भाड़ के इलाके में कहीं भी जाता है तो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अगर ओवर पॉपुलेशन हो जाती है तो हम लोगों के रिसोर्स जो शेयर्ड रिसोर्सेज जो है ना वो भी डिस्ट्रॉय होने के चांसेस होते हैं। ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स में ये ग्रेट हार्डिन ने लिखा था। आई बात समझ में? ऐसे ही एक और है एलिच, ठीक है, इन्हें पॉपुलेशन बॉम्ब नाम की लिखी थी। इन्हें बोला था, इन्हें वार्न किया था फेमाइन और कोलैप्स में कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो हो सकता है फेमाइन भी आ जाए, कोलैप्स भी हो जाए एकदम से। ऐसे ही
मीडो एटेल ने 1972 में लिमिट टू ग्रोथ मॉडल दिया था, जिसके अंदर कंप्यूटर सिमुलेटेड माल्थुसियन ग्लोबल क्राइसिस के बारे में बताई थी। ठीक है, यूएनएफपीए 2023 में, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के टाइम पे जरूरी है ना, यूनाइटेड नेशन फूड एंड प्रोग्राम पॉपुलेशन अथॉरिटी, पता नहीं कुछ ऐसी है, मेरे को याद नहीं है, इसीलिए मैं पहले ही बोल देता हूँ। ठीक है, नाउ अब देखो आप लोगों को पता है कि कोविड आया था, तो रीअफर्म्ड लिंक बिटवीन द पॉपुलेशन प्रेशर एंड, ये आप गूगल पे इसकी फुल फॉर्म देख के आप अपने उसमें लिख लेना, कभी कभी दिमाग से स्किप हो जाता है। ठीक है, नाउ रीअफर्म्ड लिंक्ड बिटवीन पॉपुलेशन प्रेशर एंड फूड इनसिक्योरिटी पोस्ट कोविड-19। ठीक है, तो इसका मतलब फिर से वही वाली बातें आने लगी है, फूड इनसिक्योरिटी से रिलेटेड। आ गई बात समझ में, है ना। नेक्स्ट, ज्योग्राफिक डायमेंशन, भाई क्या है इनका ज्योग्राफिकल डायमेंशन, भाई रीजनल रिलेवेंस। पहला है रीजनल रिलेवेंस, क्या आता है, देखो एग्जाम्पल के तौर पर सब सहारन अफ्रीका की अगर मैं बात करूं, क्या सब सहारन अफ्रीका की बात करूं, तो वहां पर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, डिजर्टिफिकेशन देखने को मिलता है, फेमाइन देखने को मिलता है, और हाई फर्टिलिटी देखने को मिलती है ना, हाई फर्टिलिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया, सब सहारन अफ्रीका में क्या होगा, पॉपुलेशन प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हाई फर्टिलिटी है, मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, बट फेमाइन देखने को मिल रहा है और डिजर्टिफिकेशन देखने को मिल रहा है, तो फूड की प्रॉब्लम्स होने लगेगी, है ना। अब साउथ एशिया के अंदर क्या होगा भाई, डेंसिटी रिसोर्स इम्बेलेंस होगा, है ना। साउथ एशिया के अंदर क्या हो रहा है, डेंसिटी रिसोर्स इम्बेलेंस हो रहा है। क्यों, बांग्लादेश और इंडिया में अच्छी खासी डेंसिटी देखने को मिलती है, तो रिसोर्स इम्बेलेंस होगा नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे। ऐसे ही साहेल रीजन जो है उसके अंदर ड्रॉट प्लस ओवरग्रेजिंग देखने को मिलती है। ठीक है, वहां पर अपन लोगों को इकोलॉजिकल माल्थुजियन ट्रैप देखने को मिलता है। अब इकोलॉजिकल माल्थुजियन ट्रैप मतलब सीधी सीधी बात है, कम वो दिक्कत आएगी, ड्रॉट्स पड़ रहा है तो ओवरग्राजिंग हो रहा है, ओवरग्राजिंग हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना। तो इससे ये ट्रैप इस तरीके से इंक्रीज हो गया। अब आपका होमवर्क ये है, देखो मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा मुझे एक्टिव रखवाना है। होमवर्क ये है, आप एक वर्ल्ड मैप का मैप बनाए, वर्ल्ड मैप बनाए यहाँ पर, और अपने ये वाले जो जितने भी मैंने लोकेशन दिखी हैं, सब सहारन, साउथ एशियन और साहिल, इसको यहाँ पर आप लोगों को करना शेडिंग करनी है। आई बात समझ में, है ना। नेक्स्ट इज नेशनल पॉलिसीज इन्फ्लुएंस्ड, क्या कुछ कुछ नेशनल पॉलिसीज भी तो बनी अपने इस चक्कर में। तो इंडिया में 1952 से ही अपनी नेशनल पॉलिसीज बनती आ रही हैं। दुनिया का पहला ऑफिशियल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था इंडिया के अंदर 1952 के बाद। आई बात समझ में, तो अपन लोगों ने क्या किया, दुनिया का पहला फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बनाया। चाइना का वन चाइल्ड पॉलिसी आया था 1979 से 2015 तक, उसके बाद से तो और ज़्यादा नेगेटिविटी आने लगी। और यूएनएफपीए का ग्लोबल पॉपुलेशन कंट्रोल इनिशिएटिव चल ही रहा है। तो ये तीन तो कम से कम याद ही रख लेना, कुछ नहीं हो तो एग्जाम के लिए लिखने के लिए। आई बात समझ में। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल ज्योग्राफी लिंक। देखो मैं बार बार आई बात समझ में मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है, जब भी मैं आई बात समझ में बोलूँ तो ट्राई करो, अगर समझ में नहीं आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे टाइम स्टैम्प के साथ बता देना कि सर यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। और अगर समझ में आ जाता है तो कम से कम वीडियो के एंड में ओके लिख देना कि, और टाइम स्टैम्प लगा देना कि मैंने इतना वीडियो कम से कम देख लिया है, जिससे मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को समझ में आ गया। कोई भी सजेशन हो वो मुझे आप बता सकते हो। आई बात समझ में। नाउ एनवायरमेंटल ज्योग्राफी लिंक, ये मेरा कोई तकिया कलाम नहीं है, मेरे को बार बार ये बोलना पड़ रहा है क्योंकि मेरे को आप सामने दिखाई नहीं दे रहे ना, इसीलिए। नाउ एनवायरमेंटल ज्योग्राफी लिंक रिसोर्स एग्जॉशन, क्लाइमेट चेंज एंड कैरिंग कैपेसिटी एनालिसिस हो रहा है। आ गई, ठीक है। केस एग्जांपल्स, सुंदरवन डेल्टा का देखो, सुंदरवन डेल्टा में क्या है, अपना पॉपुलेशन प्रेशर हो रहा है। जब पॉपुलेशन प्रेशर इंक्रीज होगा तो मैंग्रोव का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, आप लोगों को जब मैं एनवायरमेंट पढ़ाऊंगा ना इसी के अंदर, तो उसके में आप लोगों को पता चलेगा कि सुंदरवन डेल्टा में आप लोगों को मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं। अब ये मैंग्रोव्स क्या होते हैं, मैंग्रोव्स ना अपने किसी भी समुद्र के, यहाँ पर ये यहाँ पर समुद्र है, ये मेरा क्या है, एक लैंड है, तो यहाँ पर लगे होते हैं। ठीक है, ये हमें 2004 की सुनामी के बाद पता चला कि जो मैंग्रोव्स जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हम लोगों को प्रोटेक्शन में। मतलब ये नेचुरल बैरियर हो जाते हैं सुनामी जैसी चीज़ों से बचाने के लिए, नेचुरल डिजास्टर से बचाने के लिए। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, मैंग्रोव डिस्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा, क्लाइमेट माइग्रेशन हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। पेड़ है, ये पेड़ पौधे याद रखना, मैंग्रोव, समझ में आई ना। ए लिविंग illustration of the neo Malthusian crisis in a regional geography। आ गई बात समझ में, है ना। ये ही तो बता रहा है आप लोगों को, ये जो पूरा केस एग्जांपल है ना,
इससे तो पता चल रहा है कि ये पूरा का पूरा न्यू माल्थुसियन क्राइसिस जो है रीजनल ज्योग्राफी के अंदर देखने को मिलता है। क्या? सुंदरबन डेल्टा के अंदर पॉपुलेशन प्रेशर पड़ रहा है, पॉपुलेशन प्रेशर लीड्स टू द मैंग्रोव डिस्ट्रक्शन, मैंग्रोव डिस्ट्रक्शन लीड्स टू द क्लाइमेट माइग्रेशन। अब एग्जाम के अंदर आप लोगों के पास शब्द तो कम यूज करना है, तो इसीलिए कम से कम मैं ये एरो बना देता हूँ, है ना, जिससे आप लोगों की जगह कम बचे वहां पर। नाउ नियो माल्थुसियन कॉन्टेक्स्ट इन डेवलपिंग वर्ल्ड। डेवलपिंग वर्ल्ड में क्या कॉन्टेक्स्ट है इसका? जैसे पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 में फूड शॉर्टेज आया, तो क्या हुआ, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और यूएनएफपीए ने प्रोग्राम चलाए। ठीक है, इंडिया का फैमिली प्लानिंग हुआ 1952 के बाद से ही। ठीक है, पार्सली नियो माल्थुसियन इन नेचर था ये चीज। मॉडर्न एग्जाम्पल की बात करोगे तो अफ्रीका का साहिल मतलब रिसोर्स प्रेशर हो रहा है यहाँ पर, इंडिया का गंगा बेसिन मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी और रिसोर्स डिप्लीशन हो रहा है यहाँ पर। ऑब्वियस सी बात है ना। वेट, थोड़ा सा हैंग हो रहा है मेरा पीसी, मैं भी करता हूँ, आई थिंक अब काम कर जाएगा। कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस, भाई क्या है आज के टाइम पे जो है, क्योंकि एग्जाम के अंदर अपन लोगों को क्या लिखना है, आज के टाइम की चीजें लिखना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे केस स्टडीज भी बताई है। ठीक है, बाद में इसके बाद जैसे पॉपुलेशन ज्योग्राफी हो जाएगी ना उसके बाद। ठीक है, देखो डायमेंशन, देखो इकोनॉमिक में क्या कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस है माल्थुसियन का और मॉडर्न री इंटरप्रिटेशन का। माल्थुसियन में ग्रोथ लिमिट्स पॉवर्टी रिडक्शन, जो ग्रोथ अगर लिमिट कर दिया आपने तो पॉवर्टी रिडक्शन में हेल्प मिलती है। ठीक है, मॉडर्न री इंटरप्रिटेशन क्या है भाई, इनइक्वलिटी ड्रिवन रिसोर्सेज स्ट्रेस होता है। मतलब अगर मान लो आप लोगों की इनइक्वलिटी होगी तो क्या होगा, रिसोर्स में स्ट्रेस आने लगेगा। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल डायमेंशन के अंदर फाइनाइट नेचुरल लिमिट्स देखने को मिलेंगी अपन को, है ना। नाउ मॉडर्न री इंटरप्रिटेशन में क्लाइमेट चेंज री इन्फोर्स माल्थोस्फियर है, क्लाइमेट चेंज री इन्फोर्सेस हो रहा है। नाउ सोशल में मोरल स्ट्रेंथ्स वाली बात हो रही है, इसमें विमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन वाली बात हो रही है। पॉलिटिकल के अंदर पॉपुलेशन पॉलिसी इम्परेटिव है, और मॉडर्न रीइंटरप्रिटेशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आ रहे हैं, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13। अब याद रखना इस चीज को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड, मतलब अगर कभी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को ट्राई करना है माल्थुसियन थ्योरी और नियो माल्थुसियन थ्योरी को इसके अंदर लिंक करना। मैंने एक फ्यूचर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन इसमें डाल दिया है होमवर्क में आप लोगों का, तो आप आराम से यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं। अगर नहीं आता है तो मुझे आप मेल करो अपने नोट्स। देखो कई किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में ये पूछा भी था कि सर मुझसे नोट्स नहीं बन रहे हैं, मैं क्या करूं सर, कैसे होगा, मेरे पे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज मैं उन लोगों से बोलना चाहूंगा कि आप लोग पहले अपने आप से ट्राई करो। ठीक है, अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि आपने ट्राई किया, आप क्या करो, अपने हाथ से लिखा हुआ मुझे आंसर लिख के भेजो। ठीक है, चाहे गलत लिखो, कैसे भी करके लिखो और मुझे मेल कर दो। अगर मुझे लगता है कि आप सीरियस हो तो मैं आप लोगों की पूरी तरीके से हेल्प करूंगा। सिर्फ सीरियस स्टूडेंट के लिए ये चीज चल रही है, आई बात समझ में, है ना। नॉन सीरियस स्टूडेंट भाई कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को, कुछ आप लोगों को कुछ होने भी नहीं वाला है। ठीक है, नाउ पोस्ट 2020 व्यू में क्या देखोगे, कोविड-19 एंड ग्लोबल फूड इनसिक्योरिटी रीइग्नाइटेड द माल्थुसियन कंसर्न ओवर द रिसोर्स पॉपुलेशन मिसमैच। क्या था, कोरोना से पहले लोग ये बोलते थे कि अरे सर माल्थस वाली तो बात बहुत पुरानी हो गई, ऐसा कुछ नहीं है, अब तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया। लेकिन कोविड-19 में सब लोगों को समझ में आ गया कि भाई ये क्या हो जाएगा एकदम से, है ना। तो फूड इनसिक्योरिटी एकदम से रीइग्नाइट कर गई इस चीज़ को। येट टेक्नोलॉजी एंड द ह्यूमन इनोवेशन कीप पोस्टपोनिंग माल्थुसियन क्राइसिस। टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इनोवेशन से, है ना, हम लोगों का माल्थुसियन क्राइसिस जो है वो पोस्टपोन हो रहा है। माल्थुसियन क्राइसिस क्या था भाई, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी कि हम लोगों को रिसोर्स कम पड़ जाएंगे और हम लोग भूखे मर जाएंगे। आई बात समझ में, है ना। और देखो मैंने अभी आप लोगों को होमवर्क वाली बात बोली थी, प्लीज आप लोग लास्ट पे होमवर्क करना। ठीक है, मैं यहाँ पर मैं सीरियस और नॉन सीरियस की इसलिए बात कर रहा हूँ कि जिन लोग जो सीरियस है उनको भी पता है कि 2026 तक अगर आप लोगों को प्रिपेयर रहना है तो मेरा, चूंकि आप लोगों को दिख ही रहा होगा कितनी स्पीड से मेरा चल रहा है ये पूरा का पूरा मॉड्यूल, तो आप लोगों को करने के लिए अब समय ही नहीं बचेगा। जब जून के बाद जब आप उठाने के लिए बैठोगे ना तो आपके पास समय ही नहीं बचेगा कि आप आंसर राइटिंग कर पाओ। इसीलिए यहीं से प्रैक्टिस कर लोगे तो आप लोगों को बाद में टेंशन नहीं होगी कि हमने आंसर राइटिंग नहीं करी, हम पे आंसर्स कैसे बनेंगे। आई बात समझ में, है ना। नाउ अब देखो आज जो दूसरी चीज जो है जो इम्पोर्टेंट है वो मेरा न्यू माल्थुसियन हो गया जितना कराना था। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन थ्योरी। क्या
क्लासिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन थ्योरीज मैंने आप लोगों को लास्ट में इसका थोड़ा सा बता दिया था, आज अपन थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। देखो 4 टाइप की मैंने थ्योरीज बताई थी आप लोगों को, नेचुरल थ्योरीज, इकोनॉमिक थ्योरीज, डेमोग्राफिक थ्योरीज और सोशल थ्योरीज। ठीक है, अब देखो नेचुरल थ्योरीज तो वही हो गई माल्थस वाली, बायोलॉजिकल लॉज वाली, पॉपुलेशन गवर्न बाय द फूड सप्लाई, है ना। दूसरा है इकोनॉमिक थ्योरीज। इकोनॉमिक्स थ्योरीज में कार्ल मार्क्स वाली थ्योरी आती है। अब ये मैं नॉर्मली वैसे कराता, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम में क्वेश्चन आ गया इसलिए उसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा, लेकिन कार्ल मार्क्स की थ्योरी को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। आई बात समझ में? नाउ इकोनॉमिक सिस्टम से पॉपुलेशन ट्रेंड। नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक थ्योरीज। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। ठीक है, इसमें फर्टिलिटी कम होगी तो मोर्टेलिटी कम होगी, इस तरीके से ना। तो नॉस्टिन और थॉम्सन ने बात करी थी, तो इसको भी मैं क्या कराऊंगा, अगले कराऊंगा। नेक्स्ट इज सोशल थ्योरीज। तो ह्यूमन बिहेवियर एंड कल्चर से रिलेटेड बात हो रही है, इसका मतलब नियो माल्थुसियन की बात हो रही है। ठीक है, सोशल कंट्रोल एंड टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस इसके अंदर आ जाता है और नियो माल्थुसियन हो जाता है। आई बात समझ में? आए हम लोग क्या करने वाले हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक थ्योरीज ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ करने वाले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। आई आ गई ना। नाउ देखो क्या है, आफ्टर माल्थस 1798 में स्कॉलर बिगेन टू री इंटरप्रेट पॉपुलेशन ग्रोथ थ्रू द लेंस ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट लेवल। क्या देखने लगे, और माल्थस ने तो बोला कि भाई फूड का जो है ना पूरा बुरा हो रहा है, लेकिन माल्थस के बाद लोग और ज्यादा री इंटरप्रेट करने लगे पॉपुलेशन ग्रोथ को। किसके डायमेंशन में सोचने लगे भाई, सोशल स्ट्रक्चर देखने लगे, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस देखने लगे, डेवलपमेंट लेवल्स देखने लगे। इससे क्या हुआ, केवल और केवल बायोलॉजिकल या नेचुरल लॉस से ही बात नहीं बनी। मतलब क्या कर रहे थे, नेचुरल थ्योरी थी ना, तो केवल और केवल अपन लोग किस पर फोकस नहीं कर रहे थे। पहले क्या था, बायोलॉजिकल और नेचुरल लॉ पर भी फोकस हो रहा था, लेकिन अब स्ट्रक्चरल, इकोनॉमिक और डेवलपमेंट लेवल पे भी ये बातें करने लगे थे, है कि नहीं है। नाउ पॉपुलेशन ग्रोथ इज दस सीन एज द फंक्शनल ऑफ द सोसाइटल मॉडर्नाइजेशन। क्या था, पूरा का पूरा फंक्शन ऑफ द सोसाइटल मॉडर्नाइजेशन के रूप में अपन देखने लगे थे, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में भी इसको देखने लगे थे। कोर आइडिया क्या है भाई, देखो किंग्सली डेविस ने बोला था 1951 में, ये डेविस वो नहीं है, याद रखना, ये किंग्सली डेविस है। पॉपुलेशन चेंज इज द सोशल रिस्पॉन्स टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड मॉडर्नाइजेशन। क्या बोला इनने, सीधी सीधी बात है कि जो पॉपुलेशन जो चेंज हो रही है ना, वो सोशल रिस्पॉन्स है, किस चीज का, इकोनॉमिक प्रोग्रेस का और मॉडर्नाइजेशन का, है ना। जो भी इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है, जो भी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उसी का तो रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है अपन को, सोशल रिस्पॉन्स। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट इज, इसी के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ कैन नॉट बी स्टडीज इन आइसोलेशन, है ना। अगर आप ये नहीं, अगर आपने सोशल बिहेवियर को अगर इग्नोर मार दिया और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को अगर इग्नोर मार दिया, तो मतलब ह्यूमन के सोशल बिहेवियर और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपने इग्नोर मार दिया, तो आप स्टडी कर ही नहीं सकते। दैट मीन्स population growth cannot be studied in isolation from the social behavior and economic organization। वही बात बोली मैंने अभी, ठीक है। Hence both social theories and economic theories aims to explain why fertility and mortality patterns differ across the societies and times। मतलब यही बताता है कि किस तरीके, क्यों फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी जो पैटर्न है ना, पूरा तरीके से अलग अलग सोसाइटी में और अलग अलग टाइम में अलग अलग हो रहा है। आई बात समझ में, है ना। अब जब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है ना, तो आप इसको अपने इंट्रोडक्शन में लिख के आ सकते हो, है ना। चलो भाई, सोशल थ्योरीज देख लो क्या है भाई। सोशल थ्योरीज ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ, दीज थ्योरीज एम्फसाइज्ड वैल्यूज, इंस्टीट्यूशंस एंड ह्यूमन बिहेवियर रादर देन द प्योर रिसोर्स लिमिट्स। सीधी बात है, सोशल के बारे में बात करें तो वैल्यूज, इंस्टीट्यूशन और ह्यूमन बिहेवियर देखेंगे। नाउ सोशल फैक्टर, मैकेनिज्म, ज्योग्राफिकल इम्प्लीकेशन। नाउ ठीक है, अब देखो सोशल फैक्टर्स कौन से है भाई, कल्चरल एटीट्यूड। क्या है, कल्चरल एटीट्यूड। इसका मैकेनिज्म क्या है, ट्रेडिशनल सोसाइटीज व्यूज चिल्ड्रन एज द इकोनॉमिक एसेट। पहले क्या था भाई, पहले देखते थे कि भाई इकोनॉमिक एसेट है ये हम लोगों के, ये इससे क्या होगा, लोग क्या करते थे, अगर ये चीज सोच आ जाए लोगों में कि भाई जो हम लोगों के बच्चे होंगे वो हम लोगों को और ज्यादा तरक्की देंगे, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ज्यादा कमाई होगी, है ना। कि लेबर वाला माइंड है ना, कि भाई लेबर वाला माइंड है कि भाई हम लोगों को, एक इंसान को अगर 500 रुपये एक दिन का मिलता है, तो वो सोच रहे हैं अरे अगर मेरे 10 बच्चे होंगे तो 500 रुपये के हिसाब से 5,000 रुपये एक फैमिली में आएगा, ठीक है। तो ये वाली सोच के कारण क्या हुआ, हाई फर्टिलिटी हो गई, है ना, हाई फर्टिलिटी होगी। लेकिन
मॉडर्न अर्बन सोसाइटीज में क्या देखा, इन्हें लाइबिलिटीज सोचा बच्चों की, भाई ये तो बोझ है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे क्या दिमाग लगाया लोगों ने, अरे भाई अगर पॉपुलेशन ज्यादा हो गई तो मेरा जो कंफर्टेबल लाइफ है, वे ऑफ लिविंग है ना, कंफर्टेबल लाइफ है, वो भी तो दिक्कत आएगी उसमें भी, क्योंकि बटेंगे रिसोर्सेज, बटेंगे रिसोर्सेज। अब ये क्या करते हैं, जितने भी अपना मॉडर्न अर्बन सोसाइटी जो है ना, वो रिसोर्सेज अपने पास रखने की कोशिश करते हैं, ना कि बांटने की। अब जब रिसोर्सेज बांटने की सोचेंगे नहीं, ये कौन रखते हैं, अपन ने कल देखा था मालथूस वाली थ्योरी के अंदर, उसमें देखा था कि भाई मालथूस में दो टाइप के लोग थे, एक रिच थे, एक पुअर थे। जो रिच थे वो लोग क्या करते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट देते हैं, और जो अपने पुअर थे वो एम्प्लॉयमेंट लेते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, वो हमेशा नौकरी करना पसंद करते हैं, और जो रिच लोग हैं वो नौकरी देना पसंद करते हैं। लेकिन जो रिच लोग हैं वो क्या करते हैं, वो पॉपुलेशन को कंट्रोल रखते हैं, क्यों, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो सकता है अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज जो होंगे वो बटेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, फर्टिलिटी डिक्लाइन होगी। अब आप बोलोगे सर आप इतनी गंदी बात करते हो, भाई जो बोला जा रहा है मालथूस के अकॉर्डिंग, जो सोच है लोगों की, वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये कल्चरल एटीट्यूड है ना, नॉर्मली बात समझ में आई नहीं वाली बात। तो इससे क्या समझ में आता है आप लोगों को, एक्सप्लेन रीजनल फर्टिलिटी ग्रेडियंट बिटवीन रूरल इंडिया एंड अर्बन साउथ इंडिया। तभी तो आप लोगों को समझ में आएगा कि जो रूरल इंडिया है वहां पर पॉपुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होती है, और जो अर्बन एरिया है वहां पर पॉपुलेशन थोड़ी सी कम होती है। अब इसमें माइग्रेशन वाला इन्हें फैक्टर नहीं लिया है, याद रखना। आई ना बात समझ में। आप क्या हमेशा सही होता है, नहीं भाई, लोगों की सोच के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैक्सिमम तौर पर यही होता है। इससे अपन लोगों को यही समझ में आता है कि फर्टिलिटी ग्रेडियंट कितना वो हो रहा है ना। बोलते नहीं है कि जो लोग थोड़े से अच्छे डेवलप्ड हो जाते हैं वो लोग बोलते हैं कि बच्चे दो ही अच्छे, और जो डेवलप नहीं है वो लोग बोलते हैं कि भाई करो जितने करना है ना। अब मैं इससे किसी को भी वो नहीं, सोच को नहीं फैलाने जा रहा, लेकिन ये है तो फैक्ट है, ठीक है। रिलीजियस सर्टेन फेथ अपोज द कॉन्ट्रासेप्शन। कुछ रिलीजन में भी कुछ ऐसे होते हैं भाई कॉन्ट्रासेप्शन नहीं होता है, कुछ अब मुझे नहीं पता भाई, इसके बारे में जानकारी नहीं है। कैथोलिज्म और कुछ इस्लामिक सोसाइटीज जो है ना वो बोलते हैं कि नहीं, अगर बच्चा आया है तो ऊपर वाले की देन है, इसको आप लोगों को कंट्रासेप्शन नहीं यूज करना है, ठीक है, कोई भी चीज है, ठीक है, जो चल रहा है चलने दो। एक्सप्लेन रीजनल फर्टिलिटी कॉन्ट्रास्ट इन द मेडिटेरेनियन एंड वेस्ट इंडिया। इससे समझ में आता है, वेस्ट एशिया, इससे समझ में आता है कि भाई वहां पर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन क्यों, इतने एक इंसान को इतने ज्यादा बच्चे क्यों हैं। आगे बात समझ में। एजुकेशन, हायर फीमेल लिटरेसी अगर मिलेगी तो अवेयरनेस फैलता है, इससे क्या होगा, फर्टिलिटी कंट्रोल होगी। जैसे केरला वर्सेस बिहार एग्जाम्पल, एजुकेशन है तो फर्टिलिटी जो है इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है। सही बात समझ में। अगर कोई एजुकेटेड ज़्यादा है तो फर्टिलिटी कम होगी, अगर किसी में फर्टिलिटी एजुकेशन कम है तो फर्टिलिटी ज़्यादा होगी। इस तरीके का आप डायग्राम बना के आ सकते हो। सही बात समझ में, है ना। ऐसे ही एक और फैक्टर है अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अर्बन कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड लाइफ स्टाइल से क्या होगा, आप लोगों को डिले मैरिज देखने को मिलेगी, ठीक है, स्मॉलर फैमिलीज देखने को मिलेंगी इसके कारण। आगे बात समझ में। फर्टिलिटी ट्रांजिशन अक्रॉस द वेस्टर्न यूरोप, जापान और इंडिया के जो मेट्रो सिटीज है ना, वहां पर देखोगे आप कितने कितने सालों में से लोगों की शादी करते हैं, है ना। नाउ सोशल मोबिलिटी एंड एस्पिरेशंस, जेंडर रोल्स, ठीक है, आई एम सॉरी, सोशल मोबिलिटी एंड एस्पिरेशन, इसको मैं थोड़ा सा अलग कर दूं, ये अलग है, ठीक है, ये पॉइंट्स अलग अलग है। मैं क्या इसमें वो टेबल बनाना भूल गया था, मैं डायरेक्ट वैसे लिख दिया। नाउ डिजायर फॉर अपवर्ड मोबिलिटी डिस्करेज लार्ज फैमिली साइज। क्या होता है, लोग बोलते हैं कि भाई हमें ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, मतलब वही बोलते हैं ना कि भाई हमें अमीरों के लेवल पे जाना है, तो क्या करते हैं कि भाई हम लोगों को ऊपर जाना है, नीचे मतलब नीचे गरीबी ऊपर अमीरी। तो अगर आप लोगों को डिजायर है कि आप लोगों को अपवर्ड मोबिलिटी रखनी है, तो आप हमेशा लार्ज फैमिली को डिस्करेज करोगे, साइज, लार्ज फैमिली साइज को डिस्करेज करोगे, बोला जितना कम उतना अच्छा, हम इसको ही रखेंगे। एक ही, अगर एक बच्चा भी हुआ, दो बच्चे हुए, तो क्या करेंगे, हम इसको ही अच्छे तरीके से रखेंगे, लेकिन उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छे तरीके से कर लेंगे। इससे अच्छा है कि 10 बच्चे पर करने से अच्छा है एक बच्चे पे हम लोग ध्यान देंगे। ये सोशल मोबिलिटी और एस्पिरेशंस होते हैं लोगों को। जैसे ईस्ट एशिया टाइगर्स में डेमोग्राफिक चेंज हो रही है ना, वो वाली बात होगी। जैसे जापान होगा, है ना, जापान के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सोचते हैं, लेकिन डिग्रेड कर रहे हैं उस चीज को। जापान के अंदर आप लोगों को पता है ना, पॉपुलेशन डिक्रीज होती जा रही है। ऐसे ही जेंडर रोल्स, एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स। तो इससे क्या हो जाएगा, आप लोगों का डिपेंडेंसी रेशियो कम हो जाता है। जब डिपेंडेंसी रेशियो कम हो जाता है तो भाई उनकी सोच है, जैसे ये सपोर्ट करता है डेमोग्राफिक डिविडेंड को। इंडिया के अंदर वर्क एज बल्ज जो चल रहा है ना,
उसको। आ गई बात समझ में, है ना? आगे बढ़े। की थिंकर्स देखो पूरे के पूरे इसके अंदर वही। अब आपको पता है कि पूरा माल्थुजियन और न्यू माल्थुजियन से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं, माल्थुजियन वाली बात चल रही है। तो वही डेविस की मैंने बात करी थी, इसमें यूज़ कर सकते हो, कार्लवेल कर सकते हो, नॉर्थस्टीन कर सकते हो। ये दो सही है बस, इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है। डेमोग्राफिक चेंज है द पार्ट ऑफ द मॉडर्नाइजेशन के बारे में बात कर रहा है, वेल्थ फ्लो थ्योरी के बारे में बात हो रही है। तो आप डायरेक्ट इस चीज़ को कर सकते हो, मैं यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वेल्थ फ्लो थ्योरी में फर्टिलिटी डिक्लाइन व्हेन द वेल्थ फ्लो फ्रॉम द पेरेंट। क्या होता है, जब पेरेंट्स से फ्लो करती है ना तो फर्टिलिटी डिक्लाइन करती है और चिल्ड्रन रिवर्स मॉडर्न सोसाइटी के अंदर, है ना। नाउ दूसरा है इकोनॉमिक थ्योरीज। क्या है? इकोनॉमिक थ्योरीज। देखो कुछ जो थ्योरीज जो मैं आगे नहीं कराऊंगा उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूं, और जो अपन कराने वाले हैं उनको मैं उतना ही करूंगा। आई बात समझ में, है ना? क्योंकि अगर पूछ लिया है तो अपन को पता तो नहीं चाहिए, 3-4 थ्योरी है इकोनॉमिक थ्योरीज में, तो मोटा मोटा मैं बता देता हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं जितना इंपॉर्टेंट समझ रहे हो। और अगर आ भी जाता है तो आपके पास इतना इनफ मटेरियल है कि 10 नंबर में आप क्वेश्चन का आंसर लिख के आ पाओ, ठीक है। इकोनॉमिक थ्योरीज ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। दीज थ्योरीज व्यू पॉपुलेशन ग्रोथ एज द इकोनॉमिक वेरिएबल। उसमें था सोशल, इसमें इकोनॉमिक। सेव्ड बाय द प्रोडक्शन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिसोर्स यूजेस। ये तीनों चीजें से है ना। तो पहली जो इकोनॉमिक थ्योरी है वो है ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी। क्या है? ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी, जो कार्ल सॉन्डर्स ने 1935 में दी थी। अब आप इस चीज से कंफ्यूज मत होना कि मैंने आप लोगों को जब माल्थुजियन थ्योरी, जब मैं पॉपुलेशन के बाद थ्योरी के बारे में बता रहा था, तो मैंने आप लोगों को उसमें बताया था कि एक कन्फ्यूशियस थे जो बिलीव करते थे ऑप्टिमम पॉपुलेशन पे, ठीक है। तो वो ऑप्टिमम पॉपुलेशन पे बिलीव करते थे, ना कि उनने थ्योरी दी थी, याद रखना, है ना। कन्फ्यूशियस का याद है ना आप लोगों को, चाइनीज जो था जोग्राफर्स थे, है ना। तो बस ये कार्ल सॉन्डर्स ने 1935 में एक ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी दी थी। इसमें बोला गया था कि ईच कंट्री हैज एन ऑप्टिमम पॉपुलेशन दैट मैक्सिमाइजेस पर कैपिटा इनकम। मतलब हर कंट्री के पास एक ऑप्टिमम पॉपुलेशन होता है जो पर कैपिटा इनकम जिसमें मैक्सिमम होती है, ठीक है। ये वेट थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, मैं क्या है थोड़ा सा अपना मेरा सिस्टम थोड़ा सा ओल्ड है, इस चक्कर में बार बार हैंग हो जा रहा है। 2014 का सिस्टम है, इतना पुराना है कंप्यूटर मेरा, ठीक है। तो अब ठीक है, आई थिंक अब काम करेगा। ईच कंट्री हैज एन ऑप्टिमम पॉपुलेशन दैट मैक्सिमाइजेस पर कैपिटा इनकम। अपन को पता है अगर आप लोगों की ऑप्टिमम से कम होगी अगर, तो अंडर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अंडर पॉपुलेशन में चले गए। जब अंडर पॉपुलेशन होगा तो जो भी रिसोर्सेज है ना वो अपने अंडर यूटिलाइज्ड ही रह जाएंगे, पूरे के पूरे रिसोर्सेज यूज ही नहीं कर पाओगे। अब ऑप्टिमम का मतलब हो जाएगा ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा, तो अपना रिसोर्स पर स्ट्रेन आने लगेगा। आई बात समझ में? मतलब सीधी बात है, कम लोग होंगे, रिसोर्स ज्यादा होंगे, तो यूटिलाइज ही नहीं कर सकते उसको, क्या मतलब है इस चीज का। ऐसे ही अगर आप लोगों का ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी तो रिसोर्स कम हो जाएंगे, तो स्ट्रेस पड़ेगा उस चीज पर, रिसोर्सेज के ऊपर। आगे बात समझ में, है ना। ज्योग्राफिकल एग्जांपल देख लो, कनाडा जो है अंडर पॉपुलेटेड है और वहां पर हाई रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, ठीक है। दूसरा बांग्लादेश में ओवर पॉपुलेटेड है पर वहां पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा कम है। ये एग्जांपल हो गया। अब अगर एग्जाम में बना के आना है तो क्या करोगे, दो दो डायग्राम है, अगर बहुत जल्दी बना के आना है तो इस तरीके का बना देना, ये वाला डायग्राम, जिसमें एक तरफ अंडर पॉपुलेशन एक तरफ ओवर पॉपुलेशन हो गया। यहाँ पर पॉपुलेशन साइज वाली बात हो गई, ये वाली चीज, ठीक है। पॉइंट ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन जो हो जाएगा, ये मैक्सिमम ऑप्टिमम पॉपुलेशन है, ये वाली चीज। आउटपुट पर हेड और अपना ये चीज होगी पॉपुलेशन साइज। आगे बात समझ में। लेकिन अगर आप लोगों के पास 10 सेकंड भी एक्स्ट्रा है तो ट्राई करना ये वाला, लेकिन इसकी ना यहाँ पर लिख के आना, ये पॉइंट ए पॉइंट बी वाली बात। पर कैपिटा इनकम जो है अपने वाई एक्सिस पर है, पॉपुलेशन जो है वो अपनी एक्स एक्सिस पर है। ये OBND और PAMCP, तो इसके बारे में लिख देना। तो ये हो जाएगा अपना पॉपुलेशन वाला कर्व। तो अंडर पॉपुलेशन जो हो गई, ओवर पॉपुलेशन जो हो गई, एम क्या है मेरा, ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ठीक है। एन क्या है मेरा, पॉइंट है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन वाला पॉइंट है ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी जो पर कैपिटा इनकम होगी ना ये मैक्सिमम होगी, ये जो दिखाई दे रहा है ना ये देखो मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम। आगे बात समझ में। तो ये ए बी जो है ना पर कैपिटा, ABMN और CD ये पर कैपिटा इनकम है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम होगी और ये कम होगी। आगे बात समझ में, है ना। चाहे अंडर पॉपुलेशन हो चाहे ओवर पॉपुलेशन हो, दिक्कत तो आएगी पर कैपिटा इनकम में। नाउ मार्क्सियन इकोनॉमिक थ्योरी दूसरी हो गई,
मार्क्सियन इकोनॉमिक थ्योरी। अब देखो ये मैं और ज्यादा डिटेल में कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन मोटा मोटा भी आप आइडिया ले लो, क्योंकि एग्जाम के अंदर आप लोगों को अलग थोड़ी लिखना है, इसी के साथ तो लिखना है मार्क्सियन इकोनॉमिक थ्योरी। माल्थस ब्लेम्ड द पुअर, मार्क्स ब्लेम्ड द कैपिटलिज्म। माल्थस ने क्या बोला कि भाई जो पुअर लोग है ना उसके कारण जो हो रहा है, क्योंकि जो गरीब होगा वो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा, इसके कारण स्ट्रेस बढ़ेगा रिसोर्सेस के ऊपर, फूड के ऊपर। लेकिन कार्ल मार्क्स ने ब्लेम किया कैपिटलिज्म को कि भाई अब एक जगह आप लोग कैपिटलिज्म के कारण ये चीज हो रही है। क्यों? पॉपुलेशन ग्रोथ रिजल्ट फ्रॉम द अनइक्वल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेशन। उन्होंने बोला कि अनइक्वल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना और कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उसके कारण पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। ठीक है, ओवर पॉपुलेशन इज रिलेटिव टू द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ये बोली थी मार्क्सियन ने, कार्ल मार्क्स ने ना, ओवर पॉपुलेशन इज रिलेटिव टू द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ द प्रोडक्शन। ह्यूमनिस्टिक डायमेंशन अगर मैं बात करूं तो ह्यूमनिस्टिक डायमेंशन में क्या था? मैन इज क्रिएटिव फोर्स नॉट अ बर्डन। ये इन्होंने बोला था कार्ल मार्क्स ने कि भाई ये एक क्रिएटिव फोर्स है, कोई बर्डन नहीं है दुनिया में। क्योंकि मार्क्स ने बोला भाई तुम बर्डन हो, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो अपने कार्ल मार्क्स ने बोला नहीं यार, जो अपने ह्यूमंस हैं वो क्रिएटिव फोर्स है, वो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई बर्डन नहीं है अर्थ के ऊपर। नाउ ज्योग्राफिकल इंप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं तो अनइवन डेवलपमेंट हो रहा है। अनइवन डेवलपमेंट से क्या हो रहा है? अनइवन डेमोग्राफिक ग्रोथ देखने को मिल रही है, ये प्रॉब्लम है। मार्क्सियन ने ये बोला था। कनेक्ट द डायरेक्टली विद द डिपेंडेंसी थ्योरी एंड दी कोर पेरिफेरी मॉडल। क्या बिल्कुल अपना डिपेंडेंसी थ्योरी और कोर पेरिफेरी मॉडल पे ये क्या कर रहा है? कनेक्ट हो रहा है बिल्कुल डायरेक्टली। आ गई बात समझ में? अगर नहीं भी आई तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये एक्सप्लेन करूंगा ये और अच्छी तरीके से। बस अभी आप मोटा मोटा ये 4-5 लाइन लिख लो अपने नोट्स के अंदर। नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी है। तो इसके लिए तो मुझे आपको पता है कि एक पूरा का पूरा वीडियो डेडिकेटेड रहेगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। इसमें क्या बोला गया कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है इकोनॉमिक या सोशल सिंथेसिस के बात करूं तो क्या हो रहा है? पॉपुलेशन चेंज कैसे होता है? पॉपुलेशन चेंज से क्या होगा? ये इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के कारण अपना पॉपुलेशन चेंज हो रहा है कि जितने भी, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, मॉडर्नाइजेशन होगा, उसके कारण अलग अलग जगह पर किस तरीके से होता है। मैं भी आपको वर्ल्ड मैप में दिखाऊंगा कि किस स्टेज पे आप लोगों को देखने को मिलती है। मोर्टेलिटी डिक्लाइंस फर्स्ट। पहले क्या होता है? पहले मोर्टेलिटी डिक्लाइन करती है। क्यों? क्योंकि मेडिकल प्रोग्रेस कर रहा है। देखो एक जगह है पुराना एक टाइम है, यहाँ पर बहुत सारी पॉपुलेशन थी। ठीक है, अब क्या आया? पॉपुलेशन मैंने क्या बताई थी? ऑप्टिमम हो गई। जब ऑप्टिमम हो गई तो आप लोगों को क्या होगा? रिसोर्स को आप अच्छी तरीके से यूज कर पाओगे। दैट मीन्स आप लोग तरक्की कर गए। जब तरक्की करोगे तो क्या हो जाएगा? मेडिकल प्रोग्रेस करेगी। ठीक है, मेडिकल प्रोग्रेस करी तो क्या हुआ? आप लोगों की फर्टिलिटी इंक्रीज हुई, मतलब आप अब मृत्यु दर थोड़ी सी कम हो जाएगी। जब मृत्यु दर कम होगी तो पॉपुलेशन मरने से ज्यादा लोग पैदा होंगे। ठीक है, तो ये लोग ज्यादा पैदा हो गए। आई बात समझ में? लेकिन धीरे धीरे जब और ज्यादा लोगों में डेवलपमेंट आया, लोग पढ़ने लिखने गए, उनको समझ में आया कि अरे नहीं यार ओवर पॉपुलेशन दिक्कत होगी, तो क्या करते हैं वो लोग अपने ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं। तो क्या होगा? जब कंट्रोल करने लगेंगे तो ये पॉपुलेशन फिर से क्या होने लगेगी? डिक्रीज करने लगेगी। तो मतलब मेरी हमेशा जो पॉपुलेशन जो होती है वो पहले इंक्रीज करती है, फिर वो डिक्रीज करती है। एक मैक्सिमम से जाने के बाद फिर वो ऑप्टिमम हो जाती है, फिर उसके बाद और डिक्लाइन होने लगती है। आई बात समझ में? तो ग्लोबल पैटर्न में 3 स्टेज से अपन उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब स्टेज में भी आप बोलोगे कि यार ऐसा 3 स्टेज होती है, नहीं, स्टेज 1 में भी ABCD होती है। तो इस तरीके से अपन करेंगे। तो पहली जो स्टेज होगी वो होगी अपनी प्रिमिटिव सोसाइटी। क्या होगी? प्रिमिटिव सोसाइटी। अब मैं आपको जब मैं वो बताऊंगा ना पूरा का पूरा ग्रोथ वाला पूरा पैटर्न, तब मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। बस मोटा मोटा ये समझ लो, प्रिमिटिव सोसाइटी जो होगी ना वो आप लोगों की मेडिकल प्रोसेस से पहले की होगी। फिर दूसरी होगी ट्रांजिशनल इकोनॉमी, जैसे इंडिया का 1950 से 1990 के बीच में जो ट्रांजिशन था। नेक्स्ट इज थर्ड इज मिच्योर इकोनॉमी, मतलब जैसे यूरोप हुआ, जापान हुआ, अब क्या हुआ? यहाँ पर डिक्लाइन स्टार्ट हो गया, तो उसको बोलते हैं मिच्योर इकोनॉमी। आई बात समझ में? प्रिमिटिव में थोड़ा सा वो ज्यादा होगा। फिर ट्रांजिशन इकोनॉमी जो होगी ना वहां पर इंक्रीज होती चली जाएगी अपनी क्या? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा स्पीड से इंक्रीज होगी। और तीसरी में क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे अपनी कम है, फिर ये इंक्रीज हुई, फिर यहाँ पे अपनी डिक्रीज होना स्टार्ट हुई। जैसे इंडिया में अनइवन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की अगर बात करें, अनइवन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से क्या हुआ? रीजनल डेमोग्राफिक डिवाइड आया, जैसे यूपी बिहार वर्सेस केरला तमिलनाडु। ठीक है, यूपी बिहार में आप लोगों को पता है कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ? आप लोगों को रिसोर्स स्ट्रेस होने लगा, पुअर लोग वहां पे बढ़ने लगे, और वहां पे थोड़ी सी ग्रोथ जो है उसकी स्पीड थोड़ी सी एज कंपेयर टू केरला एंड तमिलनाडु थोड़ी सी
कम रह गई। आई बात समझ में, है ना। अब देखो यहाँ पे पॉपुलेशन की जो ग्रोथ स्पीड है वो भी कम है, यहाँ पे फर्टिलिटी भी उन लोगों ने कंट्रोल करके रखी हुई है। आ गई बात समझ में, तो ये चीज हो गई। नाउ डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट थ्योरी क्या है, फोर्थ थ्योरी इज डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट थ्योरी। अब याद रखना DTT जो है मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पूरा का पूरा और एक्सप्लेन करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट थ्योरीज की अगर बात करें, ये कंटेम्प्रेरी व्यू अगर देखोगे इनका, तो इन द पेरीफेरी कंट्रीज इकोनॉमी अंडर डेवलपमेंट परपेचुएट हाई फर्टिलिटी, ठीक है। अगर कहीं भी अंडर डेवलपमेंट देखने को मिलता है तो हाई फर्टिलिटी देखने को मिलती है। जैसे क्या बोल रहा हूं मैं इसको, ठीक है। मिर्दाल का सर्कुलर क्वेश्चन जो है 1957 में, इनने बोला था कि पॉवर्टी अगर होगी तो हाई फर्टिलिटी होगी, जितना गरीब ज्यादा होंगे वहां पर फर्टिलिटी ज्यादा होगी, इससे क्या हो जाएगा और ज्यादा पॉवर्टी आएगी, तो एक विशेष साइकिल स्टार्ट हो गई, ठीक है। टोडारो ने 1980s में ये ऑब्जर्व किया कि माइग्रेशन एज अ इकोनॉमिक एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज बोली है इन्होंने, आ गई बात समझ में। तो डिपेंडेंसी वाली बात हो गई, डेवलपमेंट थ्योरीज वाली बात हो गई, आ गई बात समझ में, है ना। नाउ अगर मैं इस पूरी सोशल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को कंबाइन कर दूं तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है वो क्या होती है, आउटकम ऑफ द सोशल मॉडर्नाइजेशन प्लस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पॉपुलेशन ग्रोथ जो होगी वो आप लोगों को सोशल मॉडर्नाइजेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ही देखने को मिलती है। डायग्राम क्या बनाओगे कि ये फ्लो चार्ट है जो एग्जाम के अंदर आपको बना के आना है, फ्लो चार्ट। इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन से अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन से एजुकेशन होगा, एजुकेशन होगा तो सोशल चेंजेस आएंगे, ठीक है। और फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी जो होगी वो डिक्लाइन होगी और आपकी पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगा। ये बात समझ में, है ना। चलो ज्योग्राफिकल डायमेंशंस देख लो। देखो रीजनल डिस्पेरिटीज एक्सप्लेन डिफरेंट डेमोग्राफिक रिजिम, अलग अलग डिफरेंट डेमोग्राफिक रिजिम देखने को मिलते हैं। जैसे डेवलप्ड रीजन देखने को मिलते हैं, कुछ डेवलपिंग रीजन देखने को मिलते हैं। डेवलप्ड रीजन में क्या होगा, कुछ कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा सोचो कि जो देश डेवलप हो चुके हैं या फिर देश ही नहीं कोई इलाका भी है जो डेवलप हो चुका है, वहां पर आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा। पहली बात, लो फर्टिलिटी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होगा पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर्स ले रहे होंगे लोग, ठीक है। साथ में एजिंग पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन की उम्र ज्यादा दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि लोग कम पैदा हो रहे हैं और मर भी बहुत कम रहे हैं। तो जो कम पैदा हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो बूढ़े, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जापान, है ना, वहां पर है कि नहीं है। नेक्स्ट इज डेवलपिंग रीजन, जहां पर बहुत ज्यादा फर्टिलिटी होगी, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होगी और यूथ पॉपुलेशन होगी, जैसे इंडिया। आ गई बात समझ में, है ना। ये चीज हो गई ना बात समझ में। नाउ स्पेशल एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो देखो, अगर स्पेशल, ये स्पेशल वाला स्पेशल नहीं है, याद रखना, ये स्पेशल मतलब अलग अलग जगह वाले एग्जांपल देखेंगे। तो वेस्टर्न यूरोप के एग्जांपल ले लो, यही चीज मैं बता रहा हूँ, ये जो एग्जांपल बता रहा था ना वही वेस्टर्न यूरोप की अगर मैं बात करूं तो पोस्ट इंडस्ट्रियल के बाद ये अभी स्टेज 3 के अंदर आ गई है। कौन सा? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल में। ये क्या है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, जो मैंने 4th नंबर वाला जो बताया था ना अभी, ये वाला, ये सॉरी 3rd नंबर वाला, तो वही जो अपना होगा क्या हो गया, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के अकॉर्डिंग ये स्टेज नंबर 3 पर है, ठीक है। सब सहारन अफ्रीका अभी स्टेज नंबर 2 पर है। यहाँ पर अच्छी खासी अपनी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की। इंडिया जो है वो मिक्स्ड स्टेज है, इसको अपन लोग नहीं बोल सकते कि भाई स्टेज 1 है स्टेज 2 है। क्यों? क्योंकि डेमोग्राफिक डिवाइड, इससे क्या हो रहा है आप लोगों को डेमोग्राफिक डिवाइड देखने को मिल रहा है। अगली बात समझ में। अब देखो डायग्राम देखो इस चीज में, मोटा मोटा आप लोग अपने हाथों से ये बनाना, ये तो मैंने डायरेक्ट डाउनलोड कर लिया था। कि देखो स्टेज 1 2 3 4 इस तरीके से चल रहा है ना। देखो ये जो इलाका है यहाँ स्टेज 4 पहुंच चुका है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये डेवलप्ड कंट्रीज आ गई, आई एम सॉरी, ये आप लोगों की क्या हो गई, आप लोगों की डेवलपिंग में हो रही है। ये हो गई आप लोगों की स्टेज 3, या आप ये देखो अभी स्टेज 3 पर है। यहाँ पर अफगानिस्तान आप लोगों का स्टेज 2 पर है, ठीक है। ये आप लोगों का रिमोर अमेजोनिया जो है आप लोगों का स्टेज 1 पर है। पॉपुलेशन ग्रोथ की स्पीड जो चल रही है स्टेज 5 पर आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है ना। देखो जापान भी जो है देखो स्टेज 3 पर है, ओ सॉरी स्टेज 2 पर है, कि 4 पर है। जापान जो है स्टेज 4 पर है। आ गई ना बात समझ में। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, है ना। कोई भी आपको ये समझ में आना चाहिए कि कहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है बस। और ऐसा नहीं है जो कि अरे सर आपने तो ऐसे बता दिया, वो घुमा दिया आपने, नहीं, मैं आगे चल के और अच्छा बताऊंगा। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ी सी जगह छोड़ देना, आगे और भी मैं डायग्राम्स बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को समझ में आएगा, है ना, कौन सी स्टेज पर कौन सा है।
अगर कुछ भी नहीं करना है तो ये डायग्राम बना के सिर्फ ये जो लगा देना। स्टेज 3 पर क्या है, मेरा वेस्टर्न यूरोप देखने को मिल रहा है और आप लोगों को सब सारण अफ्रीका आप लोगों को स्टेज 2 पर देखने को मिल रहा है, तो बस वो यहाँ पर आप लोग डाल देना। आगे बात समझ में, है ना। चलो रिलेवेंस, हाँ एक मिनट, रिलेवेंस टू कंटेम्प्रेरी इशू, अब एग्जाम के हिसाब से लिखना है तो भाई आज के हिसाब से क्या रिलेवेंस है इसका, डेमोग्राफिक डिविडेंड पे सबसे बड़ा रिलेवेंस पड़ रहा है। इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द लार्ज वर्किंग एज पॉपुलेशन इंडिया में 2022 का है। एजिंग पॉपुलेशन चैलेंज फॉर द जापान यूरोप, सोशल कास्ट हो रहा है ना। यूथ बल्ज हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, तो अफ्रीका हुआ, साउथ एशिया हुआ, रिस्क ऑफ सोशल अनरेस्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पर, है ना। साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो नीड टू अलाइन पॉपुलेशन पॉलिसीज विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तभी तो हम लोगों ने गोल नंबर 3 और गोल नंबर 8 देखा है ना। अब आप बोलोगे ये क्या है, भाई मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूं, है ना। नाउ फेमिनाइजेशन, और नहीं भी है तो अब कुछ नहीं है, इकोनॉमी पढ़े रहे हो और आगे और भी आएंगे सब चीज़ें, ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊंगा। फेमिनाइजेशन ऑफ द डेवलपमेंट, तो विमेन एम्पावरमेंट एज अ की पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के बारे में बात हो रही है ना। तो इस चीज़ को अपन यूज़ करके आ सकते हैं, ये मैंने आप लोगों के लिए एग्जाम्पल्स लिख दिए, ठीक है। अब देखो अब कुछ मॉडल्स हुए, कंसेप्ट हुए, आप लोगों को आंसर के अंदर जो यूज़ करोगे क्या क्या कर सकते हो भाई। पहला है कैरिंग कैपेसिटी मॉडल, क्या यूज़ करोगे, कैरिंग कैपेसिटी मॉडल। जैसे कैरिंग कैपेसिटी मॉडल क्या होता है कि अगर मेरी पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी से कम हुई तो हम लोग सस्टेनेबल रहेंगे, पॉपुलेशन अगर कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हुई तो डिग्रेडेशन होगा, जो माल्थुजियन क्राइसिस के अपन को लीड करेगी। आ गई बात समझ में आई एम सॉरी। दूसरा है पैट मॉडल, क्या है, पैट मॉडल। पैट मॉडल का मतलब क्या होएगा, PAT मतलब पॉपुलेशन अफ्लुएंस टेक्नोलॉजी, है ना। पॉपुलेशन अफ्लुएंस और टेक्नोलॉजी, ये किसने बोला था, एलरिच हॉर्टन ने 1970 में बोला था। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा, पॉपुलेशन, ये रखा देखो, ये इसकी फुल फॉर्म ये लिखी हुई है, अफ्लुएंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना। पॉपुलेशन एफ्लुएंस एंड टेक्नोलॉजी। नाउ एक्सेलेंट मॉडल टू एक्सप्लेन न्यू माल्थुजियन सस्टेनेबिलिटी लॉजिक, तो आप न्यू माल्थुजियन में ये वाला यूज करके आया ना, I = PAT, है ना। नाउ लिमिट टू ग्रोथ मॉडल मैं आप लोगों को फ्यूचर में बताऊंगा, और लेकिन मोटा मोटा यहाँ पे यूज कर ही देना कि सिस्टम मॉडल लिंकिंग पॉपुलेशन रिसोर्सेज, पॉपुलेशन फूड एंड आई एम सॉरी पॉल्यूशन फूड एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट, है ना। नाउ फ्लो चार्ट कैसे बना सकते हो रिवीजन के लिए, याद रहना चाहिए ना कि भाई क्या करोगे, एग्जाम में भी बना देना कि पॉपुलेशन ग्रोथ जब होगी तो रिसोर्स पर प्रेशर पड़ेगा, रिसोर्स पर प्रेशर पड़ेगा तो इन्वायरमेंट में स्ट्रेस होगा, इन्वायरमेंट में स्ट्रेस होगा तो हम लोगों को पॉलिसी रिस्पांस देखने को मिलेगी, पॉलिसी रिस्पांस से अपन लोगों को न्यू इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा, बनाना पड़ेगा। आ गई बात समझ में, है ना। केस स्टडीज जो अपन लोग 20 मार्क्स के एग्जाम में आंसर में हमेशा यूज करके आना, मैं आप लोगों को भी बताऊंगा किस तरीके से आप लोगों को आंसर क्वेश्चन आंसर लिखने हैं वहां पर। देखो सबसे अच्छा केस है साउथ एशिया वाला, गंगा बेसिन, बिहार, बांग्लादेश, इसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एग्रीकल्चर कैपेसिटी से, इससे क्या होगा, पॉवर्टी और माइग्रेशन इंक्रीज हो रहा है। अफ्रीका के अंदर साहेल रीजन है, यहाँ पर ओवर ग्रेजिंग हो रही है और ड्रॉट हो रहा है, इसके कारण डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, तो बिल्कुल न्यू माल्थुजियन क्राइसिस हो रहा है। ना यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो इंग्लैंड में आया था, है ना, वो हिस्टोरिकल बेस फॉर द माल्थस थ्योरी है बिल्कुल। ग्लोबल में UNFPA में 2023 की रिपोर्ट में बताया था कि पॉपुलेशन इन्वायरमेंट लिंकेज के बारे में बात की थी, इन्हें रिफॉर्म किया था पोस्ट पेंडेमिक में। अगली बात समझ में, है ना। ये मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, बाकी आप न्यूज़पेपर फॉलो कर ही रहोगे, अगर एक भी एग्जांपल मिलता है तो आप उसमें अपडेट कर लेना, है ना। वेट थोड़ा सा, कंटेम्परेरी रिलेवेंस, है ना। कंटेम्परेरी रिलेवेंस क्या है, माल्थस बीन डिस्क्रेडिटेड। भाई एक क्वेश्चन है कि भाई आज के टाइम पे क्या माल्थस को डिस्क्रेडिट किया गया है कि इसको कोई क्रेडिट ही नहीं देता। भाई पहली बात तो न, जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, तो भाई डिस्क्रेडिटेड इकोनॉमिकली, बस इसको ना इकोनॉमिकली पूरी तरीके से डिस्क्रेडिट कर दिया था ड्यू टू द टेक्नोलॉजी एंड द ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या था, उन्होंने बोल दिया था कि भाई माल्थस बोलता है पॉपुलेशन पॉपुलेशन, लेकिन जो टेक्नोलॉजी और ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया है उसके कारण जो अपने माल्थस हैं वो बिल्कुल भी इसमें अब उनकी बात कोई भी सच साबित नहीं होती, लेकिन इकोलॉजिकली बहुत ज्यादा वैलिड है। मतलब अगर मैं बात करूं कोई भी हाँ या ना में आंसर दें तो अपन को आंसर ऐसे देना पड़ेगा कि भाई इकोनॉमिकली अगर मैं बात करूं तो भाई ये पूरी तरीके से गलत साबित होते हैं। क्यों,
क्योंकि आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी और ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया है। लेकिन अगर मैं इकोलॉजिकली बात करूंगा तो क्लाइमेट स्ट्रेस बढ़ रहा है, उसके कारण फूड सिक्योरिटी भी हो रही है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हो रहा है। तो इसका मतलब माल्थस तो सही थे, है ना, माल्थस तो सही थे। तो बस वही वाली बात हो गई। और अगर इसको मैं बोलूं तो आज के टाइम पे हम लोग नियो माल्थुसियन इन्वायरमेंटलिज्म के बारे में के रूप में इसको पहचान पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक केवल अपन फूड स्ट्रेस के बारे में बात करते थे, अब अपन इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के बारे में भी बात करने लगे, इकोलॉजिकल स्ट्रेस के बारे में भी बात करने लगे हैं। तो मतलब एलएच और हार्डन ने इसको किया है। रिसेंट कनेक्शन जो है, अभी बिल्कुल रिसेंट में देखोगे तो पोस्ट कोविड में 2023 की यूएनएफपीए की रिपोर्ट ने बताया, इन्हें हाईलाइट किया रिन्यूड फूड इनसिक्योरिटी एंड डेमोग्राफिक स्ट्रेस इन ग्लोबल साउथ रिवाइविंग माल्थुसियन डिबेट। मतलब बिल्कुल अभी फिर से रिवाइव हो गई है ये वाली डिबेट। तो एग्जाम में क्या लिख के आओगे, देखो मैंने एग्जाम लाइन लिख दी है कि माल्थुसियन आइडिया दो आउटडेटेड इन इकोनॉमिक रीजनिंग रिमेन्ड रिलेवेंट इन द इकोलॉजिकल डिस्कस ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आई बात समझ में, माल्थुसियन इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कोरोना के बाद से फिर से डिबेट चालू हो गई है। लेकिन अगर कोई बोलेगा क्या ये डिस्क्रेडिटेड है, तो बोलोगे कि भाई हाँ है, लेकिन इकोनॉमिकली, लेकिन ये वैलिड, ये पूरी तरीके से वैलिड होता है इकोलॉजिकली। आ गई बात समझ में, है ना। नाउ दूसरी चीज हो गई पॉपुलेशन ग्रोथ, रिसोर्स यूज एंड एनवायरमेंट। तो जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क में अगर मैं बात करूँ तो पैट मॉडल आ गया। तो इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट इक्वल टू पॉपुलेशन, अफ्लुएंस एंड टेक्नोलॉजी। इन तीनों को मिलकर वो हो जाएगा। इस चीज में इम्पैक्ट पड़ेगा पॉपुलेशन, अफ्लुएंस और टेक्नोलॉजी से। तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज्यादा प्रेशर होगा लैंड के ऊपर, वाटर के ऊपर और फॉरेस्ट के ऊपर। ठीक है, मोर पॉपुलेशन इज लीड्स टू दी मोर प्रेशर ऑन लैंड, वाटर एंड फॉरेस्ट। आ गई बात समझ में। तो इंडिया का रीजनल वेरिएशन जो है ना, उससे क्या होगा, आप लोगों का हाई कोरिलेशन मिलता है बिटवीन पॉपुलेशन डेंसिटी एंड इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन में। जैसे बिहार हुआ, वेस्ट बंगाल डेल्टा हुआ, ऑब्वियस सी बात है ना। अगर केस एग्जांपल लिखोगे तो क्या कर सकते हो, सुंदरबन डेल्टा में पॉपुलेशन प्रेशर पड़ रहा है, पॉपुलेशन प्रेशर पड़ने से और रिसोर्स डिप्रेशन हो रहा है, तो इकोलॉजिकल माइग्रेशन देखने को मिल रहा है अपन को वहां पर, है ना। बस ये अपना इतना जरूरी था उतना ही ठीक है, उसके अलावा करने की जरूरत नहीं है। अब आप लोगों को बता देता हूँ आंसर किस तरीके से फ्रेम करना है। अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो कुछ नहीं करना, कोई भी क्वेश्चन आया है उसमें इंट्रो में डिफाइन कर दो थ्योरी को, कॉन्टेक्स्ट लिख लो, चाहे माल्थुसियन हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। उसके बाद पोस्टुलेट लिख दो, उसके ज्योग्राफिकल इंटरप्रिटेशन कर देना, क्रिटिसिज्म लिख लेना। और अगर माल्थुसियन के बारे में तो बात कर रहे हैं अपन, तो माल्थुसियन थ्योरी से फिर उसके बाद अपन लोग 20 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो न्यू माल्थुसियन रिलेवेंस जरूर लिख देना, फिर केस एग्जांपल्स और मैप लिख देना और कंक्लूड कर देना। बिल्कुल बैलेंस व्यू रखना है, ये दिमाग में रखना, ठीक है। और अगर आप लोग इसके बाद अगर आप ट्राई करते हो आंसर राइटिंग करने की, तो प्लीज मुझे, अगर फिर नहीं बनना है तो प्लीज मुझे आप आराम से बिना किसी झिझक के मेल कर सकते हो, एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट एनी टाइम, ठीक है। नाउ होमवर्क देख लो आप, बहुत जरूरी है ये जो है ना, ये मुझे लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन इस बार आ सकता है। अगर 2026 में नहीं आएगा तो 2027 में ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई क्लाइमेट क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। माल्थुसियन प्रिंसिपल्स का ही तो अपन को बताना है, तो री इवेल्युएट करना है अपन को माल्थुसियन प्रिंसिपल्स को, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी इसके अंदर, ये कि भाई इकोनॉमिकली और इकोलॉजिकली इस तरीके से कहाँ पर वैलिड हो रहा है, कहाँ पर नहीं हो रहा है, वही वाली बात करेंगे अपन इसके अंदर। तो आप ट्राई करना, अगर ट्राई करने पर आप लोगों को नहीं बनता है, ट्राई करना कैसे भी गलत सलत कुछ तो लिखो, अगर नहीं बनता है तो मुझे आप सीधा क्या करोगे, अपने नोट्स का फोटो खींच के मुझे मेल कर देना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको करना है। मैं पूरा का पूरा आप लोगों को गाइड प्रोवाइड करूंगा। आप अगर आपको यकीन नहीं हो तो एक बार भेज के ही देख लो, आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं कितना सीरियस हूँ उस चीज में, ठीक है। और आप लोगों को मैं कितना सीरियस लेता हूँ, है बस शर्त यह है कि आप लोगों को भी सीरियस होना पड़ेगा, ठीक है। नाउ ये वाले में से भी एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेना, अगली बात समझ में, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा ना, वो अपना इसी में मॉड्यूल 7 में ही पार्ट ए चल रहा है अभी, तो अपना पॉपुलेशन थ्योरी का थर्ड पार्ट देखेंगे, जिसके अंदर अपन लोग देखेंगे कार्ल मार्क्स, ठीक है। और अगर समय मिला तो मैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी भी इसके अंदर थोड़ा सा स्टार्ट करवा ही दूंगा, जिससे अपन लोगों को एक्स्ट्रा वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा। आगे बात समझ में, कोई भी ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, जैसा कि आप लोग अभी 2 से 3 वीडियो से देख रहे होगे। और जो स्टार्टिंग से ही मेरे वीडियोस देख रहा है
जिन लोगों ने मेरे पुराने मॉड्यूल्स फॉलो नहीं करे तो प्लीज़ वो जाके मेरे पुराने मॉड्यूल्स देख सकते हैं। पूरा का पूरा एग्जाम बेस्ड है, कोई भी आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड मैं नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को 300 प्लस मार्क्स की तैयारी करवा रहा हूँ और कुछ भी नहीं। आ गई बात समझ में, है ना। अब आप कई लोग, कुछ लोग जो नए आए होंगे, वो अगर वो लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि अरे सर ये तो इनने तो इतना डीप में ही नहीं करवाया, ये तो बस लाइंस कराते जा रहे हैं, ये कराते जा रहे हैं, इनको नॉलेज नहीं। भाई नॉलेज अच्छी खासी सब किसी को है, लेकिन एग्जाम के अंदर जो डिमांड होगी अपन वही करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर 1% भी आप लोगों को लगता है कि मैंने आप लोगों की हेल्प की है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। और प्लीज कमेंट जरूर करना कि आप लोगों को क्या फीडबैक देना है, क्या नहीं करना है, ठीक है, कि मुझे क्या और ज्यादा इसमें इंप्रूवमेंट करना चाहिए लेक्चर के अंदर, या आप लोगों को और क्या चाहिए, ठीक है, इस पूरे के पूरे विमोचन एजुकेशन के चैनल के ऊपर। आगे बात समझ में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।